कल पूर्णिमा की रात है। जैसे ही रात होगी तुम ये जड़ी लेकर तालाब के अंदर जाना और अपनी सहेली को ये जड़ी दे देना। ये जड़ी लेते ही तुम्हारी सहेली तालाब से बाहर आ जाएगी, लेकिन तुम बाहर आ पाओगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। इसकी शक्ति का पता उसी वक्त चलेगा। ठीक है महाराज, हम दोनों अपनी सहेली से बहुत प्रेम करते हैं, हम दोनों जरूर जाएंगे। भगवान तुम्हारा भला करे पुत्री। फिर साधु महाराज जड़ी राधा के हाथ में दे देते हैं और फिर ध्यान में लग जाते हैं। दोनों सहेलियां कुटिया से बाहर आ जाती हैं। कावेरी, कल तो पूर्णिमा है, हमें कल उस तालाब में जाना होगा। आज घर चलते हैं। ठीक है, चलो। दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अनामिका बंद कमरे में जंजीरों से बंधी चीख चिल्ला रही होती है। निकालो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? कोई तो मेरी मदद करो। कोई है? बाहर निकालो। इतने में हैदर वहाँ आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दुनिया की शांति भंग करने की? रुको, अभी बताता हूँ। फिर हैदर एक डंडा उठाता है और अनामिका को बुरी तरह मारने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्योंकि मुझे चिल्लाने वाले लोगों से सख्त नफरत है। अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी सहेलियों और तुम्हारी अंधी माँ को जान से मार सकता हूँ। मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं धरती पर जाकर उन तीनों को भी खत्म कर सकता हूँ। नहीं, भगवान के लिए मेरी सहेलियों को कुछ मत करना और मेरी माँ को भी कुछ मत करना। उन तीनों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बताओ, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले ये तो बताओ कि इस तालाब का रहस्य क्या है? तुम इतने क्रूर कैसे हो? दिखने में तो तुम आम इंसान लगते हो, जैसे हमारे गांव के लोग। फिर तुम इस तालाब के नीचे अपनी दुनिया बनाकर कैसे रह रहे हो? ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। सुनो, ये बहुत समय पहले की बात है। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान था। मेरा नाम हैदर नहीं था, मेरा नाम विनोद था। मैं शहर से पढ़ाई करके अपने गांव पहली बार लौटा ही था। विनोद जंगलों से होते हुए अपने गांव की ओर बढ़ रहा होता है। चारों तरफ पेड़ पौधे, कच्चे रास्ते और पुरानी पगडंडियां देख कुछ पल वो रुक जाता है। चलो, आज पूरे 10 वर्ष बाद शहर पढ़कर लौटा हूँ। गांव के सारे पेड़ पौधे, ये रास्ते, सब कितना बदल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, बाहर कितना भी रह लो, असली सुख तो अपने गांव आने के बाद ही मिलता है। विनोद हल्की सी मुस्कान के साथ अपने घर पहुंच जाता है। तभी सामने से उसका पिता राम सेवक आ जाता है। विनोद, मेरा बेटा पूरे 10 वर्षों बाद पढ़ाई करके लौटा है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राम सेवक भावुक होकर विनोद को गले से लगा लेता है। हाँ पिताजी, अब मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी कर चुका हूँ। अब कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उसके बाद तुम और तुम्हारी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताओगे। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पूरे 10 वर्षों बाद पढ़ाई पूरी करके आया हूँ और मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं, तुम सब भूल गए क्या? बचपन में ही मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त प्रेमचंद्र की बेटी मालिनी से तय कर दी थी। इसीलिए अब ये शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। पिताजी, वो तो बचपन में इतनी काली थी। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा। देख विनोद, जिद मत कर। अगर तुमने इस शादी से मना कर दिया तो मैं तुम्हारी माँ का वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा।
तुम्हारी माँ की वजह से मैंने तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा था। आप मेरी माँ को कुछ मत करना। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर विनोद गुस्से में चिल्लाता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी शादी मालिनी नाम की एक बहुत ही काली लड़की से कर दी जाती है। शादी के बाद जब विनोद मालिनी को लेकर अपने घर आता है, देखो तो कितना अच्छा जोड़ा लग रहा है। मेरी संस्कारी बहू तो बहुत अच्छी है। इतने दिनों से गांव में तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। तुम हमेशा घर के सारे काम करती हो और घर परिवार को अच्छे से संभाल कर रखती हो। अब बस मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि देना। इसने किताब पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन इसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन की पढ़ाई नहीं आती। ठीक है पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन्हें वो सारी खुशियाँ और सुकून दे सकूं जो ये चाहते हैं। फिर मालिनी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मुझे तुम्हारे चेहरे से भी शक और नफरत है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमारी शादी तो बचपन में तय हो गई थी। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपके शहर से आने का मैं कब से इंतजार कर रही थी। आप इस तरह मत बोलिए। देखो, पिताजी के कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें पति वाला प्यार दूंगा। तुम मेरे पिताजी और माँ की नजरों में इस घर की बहू रहोगी, लेकिन मेरी नजरों में सिर्फ एक अनजान औरत हो। इसीलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर विनोद कमरे से चला जाता है। वहीं मालिनी कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मैंने तो कितने सपने देखे थे कि शादी होने के बाद अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन वो मुझे शक और नफरत से देखते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं विनोद का दिल तो जीत कर ही रहूंगी। कुछ समय बीतता है। विनोद की नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक दिन मालिनी खाना लेकर विनोद के पास आती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? माँ जी दूसरे गांव गई हुई थी तो मुझे खाना बनाना पड़ा। सोचा आपको खाना दे दूं। 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं। मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। बस थोड़ा सा खा लीजिए। फिर मालिनी खाना रखकर विनोद का हाथ पकड़ लेती है। इतने में विनोद गुस्से में वो खाना फेंक देता है और मालिनी को जोरदार थप्पड़ मारता है। मालिनी फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो और मुझे छूने की कोशिश मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझसे गलती हो गई, पर मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? तुम मरो या जियो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझसे दूर रहो। अब एक काम करो, तुम किसी और से शादी कर लो। तुम्हें जितना धन चाहिए उतना देने के लिए मैं तैयार हूँ। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपको छोड़कर किसी और के साथ कैसे जा सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान के लिए आप मुझे मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो तुम्हारी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी। फिर विनोद पास रखे डंडे को उठाता है और मालिनी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। अगर तुम ये मार नहीं खाना चाहती हो तो मुझे छोड़कर चली जाओ, और ये बात अगर तुमने पिताजी को बताई तो देखना, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को गला काट कर मार दूंगा। समझ गई ना कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ? विनोद वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबका भला ही किया है। फिर मेरे पति मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? इतना सोचकर मालिनी फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में प्रेमचंद वहाँ से बाहर आता है। अरे ओ मेरी मालिनी बिटिया, क्या कर रही हो? जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। पिताजी, अगर उन्हें जख्म दिखा दिए तो विनोद जी के साथ क्या करेंगे वो? नहीं, मुझे इसे छिपाना होगा।
मालिनी डर कर अपने जख्म कपड़ों से छुपाती है और सामने आ जाती है। अरे बिटिया, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी, ये शहरी लड़का तुम्हारा कैसे ध्यान रख रहा होगा, इसीलिए सोचा खुद देख लूं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। आपने आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही आ जाती। तेरी आवाज में इतना दर्द क्यों है बेटी? क्या तुम्हें दामाद जी उतना प्रेम नहीं करते? नहीं पिताजी, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जितना प्रेम वो मुझसे करते हैं उतना शायद गांव में किसी को किसी से ना मिला हो। ठीक है, अगर घर में कोई भी गलत व्यवहार करे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। फिर प्रेमचंद वहाँ से चला जाता है। मालिनी फिर फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, मैं कैसे बताऊं कि विनोद जी मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं आपके और विनोद जी के रिश्ते में कोई दरार नहीं डालना चाहती। मालिनी रोने लगती है। इसी बीच राम सेवक आता है। क्या हो गया बहू, तुम इतना रो क्यों रही हो? कुछ नहीं पिताजी, सब ठीक है। नहीं, कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कहीं विनोद ने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया? नहीं नहीं, विनोद जी ने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, अब जाकर पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मालिनी घर के अंदर जाकर पानी लेती है और राम सेवक को देती है। इसी बीच जख्म दिख जाते हैं। ये क्या, तुम्हारे हाथों पर ये जख्म कैसा है? ये तो बहुत गहरा है। क्या विनोद ने तुम्हें मारा है? नहीं पिताजी, उन्होंने नहीं मारा, वो मेरा पैर फिसल गया था, इसी वजह से चोट लग गई। मालिनी वहाँ से चली जाती है। अब मैं समझ गया कि क्या माजरा है। इसी बीच विनोद आता है। तुमने बहू को मारा तो नहीं? नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, वो तो कल रात ऐसे ही चोट लग गई थी। मैंने उसे बोला कि चलो वैद्य के पास चलते हैं, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। याद रखना, अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो देखना फिर मैं तुम्हें क्या करता हूँ। अब हमारी बहू का अच्छे से ध्यान रखना। मैं 2 दिनों के लिए तुम्हारे दूसरे गांव जा रहा हूँ। फिर राम सेवक वहाँ से चला जाता है। यही मौका है, अब मैं जाकर मालिनी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सकता हूँ। इतना सोचकर विनोद मालिनी के पास जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी को मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने झूठ बोल दिया। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी अच्छी जगह ले चलता हूँ। शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं ले नहीं गया, इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलो। लगता है विनोद जी को मेरे ऊपर तरस आ गया है और मुझे भी प्रेम करने लगे हैं वो। मुझे जाना चाहिए। फिर मालिनी विनोद के साथ घने जंगलों से होते हुए तालाब के पास पहुंचती है। ये क्या, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये तालाब तो श्रापित है। इसीलिए तो अब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए रोकना चाहता हूँ, और जैसे ही पिताजी आएंगे मैं बोल दूंगा कि तुम किसी लड़के से प्रेम करती थी और उसी के साथ भाग गई। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं आपको पति मानती हूँ और मैंने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। तभी विनोद पीछे से पत्थर उठाकर मालिनी के सर पर लगातार मारता है। अब तुम कभी जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर विनोद मालिनी को तालाब में धक्का दे देता है। ये आपने ठीक नहीं किया विनोद जी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपसे कभी अलग होने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे जान से मारने की कोशिश की। भगवान आपको कभी खुशी नहीं रखेंगे। इतना कहकर अचानक तालाब के अंदर एक बड़ा साया निकलता है और विनोद को भी खींच ले जाता है। ये क्या? मुझे तालाब के अंदर कौन खींच रहा है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्योंकि तुमने एक मासूम लड़की को ये तकलीफ दी और उसके प्यार को गलत नजर से देखा, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब तुम हमेशा इसी श्रापित तालाब में रहोगे
और यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। इतना कहते ही रहस्यमयी ताकत विनोद को तालाब के अंदर खींच लेती है। तब से मैं इस तालाब के अंदर कैद हो गया और यहाँ आते ही मैंने अपनी सारी शक्तियाँ अपनी चतुराई से हासिल कर ली। मैंने अपना नाम बदलकर हैदर रख लिया और ये खूबसूरत दुनिया बनाई। अब बस एक मेरी खूबसूरत पत्नी की कमी थी और वो तुम्हारे आने से पूरी हो गई। तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता ने बहुत गलत किया और तुम्हारी शादी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करानी चाहिए थी, लेकिन तुमने भी उस लड़की के साथ ठीक नहीं किया। तुमने उसे मारा, उसे जान से मारकर तालाब में फेंक दिया और ऊपर से अब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ गलत हुआ तो मेरे साथ भी गलत कर रहे हो। ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अब शक्तिशाली हूँ और इस पूरी दुनिया का राजा हूँ। अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ही रहूँगा। अब देखो, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँगा। फिर हैदर डंडा उठाता है और बेरहमी से अनामिका को पीटना शुरू कर देता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम्हें मारूंगा तभी तो तुम मेरी गुलाम बनोगी और मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओगी। फिर हैदर अनामिका को मारकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दोनों सहेलियां तालाब किनारे पहुँचती है। बस हमें जल्दी से तालाब के अंदर जाना है और अपनी सहेली को बचा कर लाना है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हम दोनों तालाब के अंदर मारे गए तो। डर कर हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। तुम तो जानती हो, अगर हमारी सहेली मर गई तो उसकी माँ भी मर जाएगी, इसलिए चलो चलते हैं। फिर राधा तालाब में अपना पाँव रखती है। जल्दी करो कावेरी, चलते हैं। हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाली। कावेरी, मुझे छोड़कर मत जाओ, हम साथ में चलकर अपनी सहेली को बचाएंगे। तुम्हें उसे बचाना है तो बचाओ, पर मैं उसे क्यों बचाऊं? अगर कहीं मैं मर गई तो वो मेरी सहेली है, पर इतनी पक्की नहीं कि मैं उसके लिए अपनी जान दे दूं। कावेरी हिम्मत हारकर वहाँ से चली जाती है। तुम्हें जो करना है करो, मैं अनामिका को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। तभी तेज रोशनी फैलती है और राधा तालाब के अंदर चली जाती है और रहस्यमय दुनिया में पहुँच जाती है। अरे, ये तो कितनी अद्भुत दुनिया है। हमारी धरती तो बिल्कुल अलग है। हाँ, मुझे जल्दी से अनामिका को ढूंढना होगा। राधा थोड़ा आगे बढ़ती है और एक खूबसूरत व्यक्ति को देखती है। हाय, ये कितना सुंदर इंसान है। नहीं, लेकिन मुझे अपनी सहेली को बचाना है। राधा चुपके से आगे बढ़ती है और एक महल को देखती है। हाँ, इतना बड़ा महल, जरूर अनामिका इसी में होगी। जल्दी जाकर देखती हूँ। राधा महल में जाती है और वहाँ से चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तो अनामिका की है, लेकिन वो इस तरह चीख क्यों रही है? कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? राधा जल्दी से कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि अनामिका जंजीरों से बंधी हुई चीख रही है। अनामिका, अनामिका, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या? राधा, राधा, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, वरना हैदर आएगा तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती अनामिका, तुम मेरे साथ चलो। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे। पर राधा, मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकती हूँ? हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ। तुम यहाँ से बाहर जरूर जाओगी। इतना कहते ही हैदर वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ आई हो, यानी तुम अपनी सहेली को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम उसे नहीं बचा पाओगी। अब तुम भी मारी जाओगी। तुमने क्या सोचा था? मेरी सहेली के साथ कुछ भी करोगे और मैं ऐसे ही देखती रहूंगी? मैं अपनी सहेली को बचा कर रहूंगी। हम दोनों बचपन से पक्की सहेलियां हैं और मैं उसे मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकती। तभी राधा जल्दी से जड़ी बूटी निकालती है और अनामिका के हाथ पर रख देती है। जल्दी से ये जड़ी बूटी लो और बाहर जाने का ध्यान करो, इस तरह तुम बाहर चली जाओगी। पर राधा, तुम जाओ, मैं भी आऊंगी। अब तुम जाओ। अनामिका जड़ी बूटी लेकर अपनी आंखें बंद करती है और तेज रोशनी फैलती है
अनामिका तालाब के बाहर आ जाती है। हैं? तुमने उसे बचा लिया, पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी खूबसूरत लड़की को मेरी दुनिया से निकालने की? तुम क्या सोच रहे थे? तुम मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें मरना पड़ेगा। फिर हैदर राधा का गला पकड़ता है और राधा चीखने लगती है। उसकी चीख तालाब के बाहर सुनाई देती है। ये क्या हो रहा है? हैदर राधा को जान से मार रहा है। मुझे राधा को बचाना होगा। इतना कहते ही अनामिका तालाब के अंदर जाने लगती है कि पीछे से साधु महाराज आ जाते हैं। तुम इसके अंदर नहीं जा सकती हो। साधु महाराज, मेरी सहेली, वो हैदर उसे जान से मार देगा। यही उसकी कीमत थी पुत्री। मैंने उसे पहले ही कहा था, अगर वो तुम्हें बचाएगी तो अपनी जान हाथ से धो बैठेगी, लेकिन उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो तुमसे सच में बहुत प्रेम करती थी। पर मैं अपनी सहेली को यूं मरते हुए नहीं देख सकती। साधु महाराज, मुझे अपनी सहेली को बचाना होगा। नहीं, अब तुम इस तालाब के अंदर नहीं जा सकती हो। अगर तुम इसके अंदर गई तो तुम्हारी सहेली की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी और तुम ऐसा नहीं कर सकती। अपनी सहेली की कुर्बानी यूं बर्बाद मत जाने दो। अब चलो यहाँ से। तुम्हारी दोस्त की ये कुर्बानी तुम्हें एक नई जिंदगी दे गई है। ये सुनकर अनामिका फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। कुछ ही देर में सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। माँ, तुम ठीक हो? मेरी बेटी तुम आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगी। तुम ठीक तो हो ना? माँ, राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। राधा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा बेटी ऐसा नहीं कर सकती। गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैंने उससे कहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी चाहिए। शायद इसलिए राधा ने यह कदम उठाया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बेटी को लाने के लिए एक और बेटी की कुर्बानी मांग ली। ये नियति का लिखा था। अब कुछ नहीं किया जा सकता। बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी उस तालाब की तरफ मत जाना। सच में राधा और अनामिका की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। इतनी सच्ची दोस्ती मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। राधा सच में बहुत महान लड़की थी। सभी गांव वाले राधा की बहुत तारीफ करते रहते हैं। उस दिन के बाद कोई भी उस तालाब के अंदर नहीं जाता। राधा की कुर्बानी पूरे गांव को एक नई दिशा दे जाती है।